Hello students, welcome to the session of Arhan Padhaku. I'm your maths mentor Zoha. Students, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 9th का लास्ट चैप्टर जो कि आपके टर्म 2 में है। 6 चैप्टर्स थे जिनमें से 5 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट किए जा चुके हैं और ये है आपका लास्ट चैप्टर्स प्रोबेबिलिटी। ओके, सो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो ये जान ले कि आपके 5 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं जिनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं पहले से, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक्स अवेलेबल मिलेंगी, तो आप जाके उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। और मैं ये भी बता दूं साथ ही साथ कि सारे ही सेशंस आपके अरहंत की बुक से लिए जा रहे हैं, और आपके अरहंत की बुक आपके ये है टर्म 2 के लिए, स्पेशली क्लास 9th के लिए। ठीक है, इसी से हम सारे सेशंस ले रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं वो सारे आपके इसी बुक से हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव। आज के टॉपिक में हम पहले ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैसे होते हैं। उसके बाद हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को भी देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, अ कंपनी सिलेक्टेड 4000 हाउस होल्ड्स एट रैंडम एंड सर्वेड देम। ओके, 4000 घर को सिलेक्ट किया गया और उसमें सर्वे किया गया किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए कि कितनी इनकम है और कितने टेलीविजन सेट्स उनके घर पर हैं, और उस इंफॉर्मेशन को इस टेबल के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर जिनके घर में सैलरी 10,000 से नीचे है तो उनके घर में जीरो, ऐसे घर कौन से हैं जिसमें जीरो टेलीविजन है, तो ऐसे 20 घर हैं। ऐसे कितने घर हैं जिनके पास 1 टेलीविजन है और 10,000 से नीचे की अर्निंग है, ऐसे 80 हाउसेज अवेलेबल हैं। इसी तरीके से ऐसे कितने घर हैं जिनके पास 2 टीवी अवेलेबल है और उनकी अर्निंग 10,000 से नीचे है, ऐसे 10 होम्स अवेलेबल हैं। एंड लास्ट कॉलम आपका इसके लिए है कि ऐसे कितने घर हैं जहां 2 से ज्यादा टीवी अवेलेबल हैं और 10,000 से नीचे मंथली अर्निंग है, तो ऐसे 0 हाउसेज अवेलेबल हैं। तो इसी तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट रेंज सैलरी की दी गई है और उनके कितने सेट्स अवेलेबल हैं ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मंथली इन अर्निंग जो हो वो 10,000 से 15,000 के बीच की हो और उनके घर में एग्जैक्टली 1 टेलीविजन हो। सो इसके लिए सबसे पहले आप मंथली अर्निंग की रो पे, कॉलम पे आइए। तो मंथली अर्निंग का कॉलम है ये 10,000 15,000, और दूसरा 1 टेलीविजन की रो पे आइए। सो 1 टेलीविजन की रो है ये। तो आप यहाँ पे देखिए ये और ये कहाँ पे आके मिल रहे हैं, ये आपको इस 240 को आके यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब कि ऐसे 240 हाउसेस हैं जहाँ पे 1 टीवी है और उनकी मंथली अर्निंग 10 से 15,000 के बीच में है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका ये है कि प्रोबेबिलिटी के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, यानी कि जिस भी इवेंट को जिस भी इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, उसका उसमें जो फेवरेबल आउटकम होगा, ठीक है, वो आपको कहाँ रखना है, न्यूमरेटर में रखना है, और टोटल आउटकम यानी कि टोटल कितने केसेस बन रहे हैं वो आपको नीचे रखना है। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके फेवरेबल आउटकम क्या है, 240, यानी कि 240 हाउसेस अवेलेबल हैं ऐसे, और आपके टोटल कितने आउटकम्स हैं, यानी कि टोटल हाउसेस कितने थे, तो क्वेश्चन में 4000 दिया हुआ है, तो नीचे आप क्या रखेंगे, 4000। ओके, नाउ यू कैन सॉल्व इट, क्योंकि आपको पता है फ्रैक्शन को हमेशा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में करना होता है। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर लीजिए, रिड्यूस कर लीजिए। ये किससे डिविजिबल है, ये आपका 4 से डिविजिबल है 6 टाइम्स और नीचे 100 टाइम्स। अगेन ये आपका 2 से डिविजिबल है कितने टाइम्स, 3 एंड 50 टाइम्स। सो दिस इज द फाइनल probability. And one very important thing which I want to tell you कि क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी जब भी निकालिएगा हमेशा याद रखिए कि प्रोबेबिलिटी आपकी कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, और प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 से लेस नहीं हो सकती, यानी कि प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती और प्रोबेबिलिटी कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। सो इस रेंज को हमेशा ध्यान रखिएगा। इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि जब भी आप आंसर निकालोगे और आप चेक करोगे कि कहीं ये मेरा आंसर 1 से ऊपर आ रहा है, तो समझ जाइए कि आपने गलत फाइंड आउट किया है। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है ऐसे हाउस होल्ड जिनकी अर्निंग 25,000 या उससे ऊपर है, तो ये कौन सी हो गई, ये आपका ये वाला कॉलम हो गया, और टेलीविजन 2 ओन करते हो। सो ऐसा ये कौन सा है, ये 2 वाली रो सेलेक्ट करेंगे, आपको क्या मिला, 760। ऐसे 760 हाउसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 760 अपॉन 4000। ओके,
ना इसको रिड्यूस कर लें, सो ये आपका हो गया 19, 4 से डिविजिबल है और नीचे आपका आ गया 100, सो 19/100 इज द फाइनल आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। The probabilities of a student getting A, B, C and D grades are 0.35, 0.25, 0.35 and 0.05. Okay? ये A, B, C, D grades पाने वाले बच्चों की probability है। So question आपसे ये पूछ रहा है, then find the probability that a students get at most grade C. Okay? Now एट मोस्ट का मतलब और एटलीस्ट का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन में एटमोस्ट पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन में एटलीस्ट। ओके, सो बेटा एटमोस्ट का मतलब लाइक मैंने कहा एटमोस्ट 1। ओके, सो इट मीन्स दैट कि आप 1 ले सकते हो और 1 से सारी छोटी वैल्यूज लाइक स्मॉलर देन 1 और इक्वल टू 1। ओके, यानी कि आप 1 ले सकते हो और 1 से सारी छोटी वैल्यूज को ले सकते हो। 0, नेगेटिव, ये सब 1 से छोटी वैल्यूज होंगी। सो एट मोस्ट मीन्स कि मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और नहीं तो उससे छोटी जितनी भी वैल्यूज है वो आप कंसीडर करेंगे। सिमिलरली एटलीस्ट मीन्स कि आप मान लीजिए मैंने लिखा है एटलीस्ट 1, सो एटलीस्ट मीन्स कि मैक्सिमम आप 1 ले सकते हैं, ठीक है, सॉरी मिनिमम 1 ले सकते हैं और 1 से ग्रेटर सारी वैल्यूज आप ले सकते हैं। ओके, सो मिनिमम आपको 1 लेना है एंड ग्रेटर देन आप 1 कोई भी वैल्यू ले सकते हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। ओके, नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन आपको फर्स्ट बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स गेट एट मोस्ट ग्रेड सी। अब नंबर से तो आपको समझ में आ गया होगा, बट यहाँ आपको ए बी सी डी दिया हुआ है। सबसे पहले ये समझिए ए ग्रेड किस बच्चे को मिलता है, जिसके नंबर बहुत अच्छे होते हैं, राइट। डी किसको मिलता है, जिसके नंबर बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं, लाइक पासिंग मार्क्स की बात कर ले। सो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को समझिए। जब क्वेश्चन ने बोला एट मोस्ट ग्रेड सी, इसका मतलब या तो उसके ग्रेड सी होंगे या उससे भी बेकार होंगे, लाइक ग्रेड डी मिल सकता है। सी के बाद आपको क्या मिल सकता है, डी मिल सकता है। सो इस वाले पार्ट के लिए आप किस किस ग्रेड्स को इंक्लूड करेंगे, इस वाले पार्ट के लिए आप सी और डी को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला लेस देन 1 मतलब 1 भी हो सकता है और 1 से छोटा भी। सो एटमोस्ट ग्रेड सी का मतलब सी भी मिल सकता है और सी से छोटा ग्रेड भी मिल सकता है, विच मीन्स डी। ओके, सिमिलरली सेकेंड पार्ट के लिए आपको बोल रहा है एटलीस्ट ग्रेड सी, यानी कि सी मिल सकता है सबसे ज्यादा, लेकिन उसके बाद डी नहीं मिल सकता। तो आपके पास कितने ऑप्शंस बचे, या तो सी मिलेगा उसको, या ए मिल सकता है, या बी मिल सकता है। ओके, सो अगर इतना क्लियर है तो अब आप प्रोबेबिलिटी बहुत आसानी से निकाल लेंगे। फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं हम लोग। सो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सी प्लस डी, यानी कि ग्रेड सी या ग्रेड डी। सो सी की प्रोबेबिलिटी है आपकी 0.35 और डी की है 0.05। सो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए आपकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो 0.40 आ गई, इट इज लेस देन 1। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको सी ए बी तीनों को ऐड करना होगा। सो सी है आपका 0.35, ए है आपका 0.35 एंड बी है आपका 0.25। और एट दीज टू सी हो जाएगा आपका 15 एंड 3 3 9, सो 0.95। ये आपकी एटलीस्ट ग्रेड सी की प्रोबेबिलिटी है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये एटमोस्ट और एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा। और इसे प्लीज क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A teacher wanted to analyze the performance of two sections of students in a mathematics test of 100 marks. Looking at their performance, she found out that a few students got under 20 marks and a few got 70 marks or above. So she decided to group them into intervals of varying sizes as follows. So the intervals include 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40 like this. Then she formed the following table. Okay. So एक टीचर ने 100 मार्क्स का टेस्ट सेट किया और उसमें देखा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसमें 20 से जिनके 20 से नीचे है, कुछ ऐसे हैं जिनके 70 से अबव है। तो इस मार्क्स को देख के उन्होंने एक रेंज सेट करी और कुछ बच्चों का ग्रुप बनाया, डेटा बनाई वो इस फॉर्म में। ओके, यानी कि 20 से नीचे बच्चे लाने वाले मार्क्स कितने हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे 20 से 30 लाने वाले 10 स्टूडेंट्स हैं। सिमिलरली इस तरीके से आपके स्टूडेंट्स की लिस्ट है। एंड टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल आपके 90 स्टूडेंट्स हैं जो 100 मार्क्स का टेस्ट दे रहे थे। Now the question is find the probability that a student obtained less than 20% marks in mathematics test. Okay, now 20%. Now question hasn't said that 20 marks, less than 20.
सो यू नीड टू फाइंड आउट द 20% ऑफ द टोटल मार्क्स। अब यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका टेस्ट हो रहा था, तो 20% ऑफ 100 कितना हो जाता है, वो हो जाता है आपका 20 मार्क्स के बराबर ही। इसका मतलब यहाँ पे आपको ये बताना है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 20 से नीचे आए हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। सो 20 से नीचे आने वाले बच्चे कितने हैं, 7 हैं, और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल आपको नीचे रखना पड़ता है, सो टोटल इज 90। तो 7/90 इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और अबव। अब यहाँ पे परसेंट नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको बोला 60। सो 60 और उससे ऊपर लाने वाले बच्चे, तो आपने देखा कि 50 से 60 तो यहाँ तक ला रहे थे, 60 और 60 से अबव कितने ला रहे हैं, ये दो इंक्लूड कर रहे हैं, यानी 60 से 70 और 70 से 100 के बीच में लाने वाले बच्चे हैं 15 एंड 8। सो ऑल टोटल ये कितने हो गए, अगर हम प्लस कर दें तो ये हो गए 23 स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 23/90। ओके, आई होप क्लियर है। प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आपको जैसे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो मैं ये कह सकती हूँ ये केस बेस्ड क्वेश्चंस है, जहाँ पे आपको केस को स्टडी करना है और उसके बाद उसके आंसर देने। अब ये शॉर्ट में इसलिए इंक्लूड किए गए हैं बिकॉज आप देख रहे हो कि बस ये केस इतना बड़ा है, बाकी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना जस्ट सेकेंड्स लेगा, है ना। दैट इज व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन शॉर्ट आंसर टाइप। So the fourth question is, bulbs are packed in cartons, each containing 40 bulbs. 700 cartons were examined for defective bulb, and the results are given in the following table. So question कह रहा है कि कुछ बल्ब, कुछ कार्टन्स हैं, लाइक कार्टन्स में आपके हर कार्टन में 40 बल्ब्स को पैक किया जा रहा है। उसके बाद इन 700 कार्टन्स को एग्जामिन किया जा रहा है कि कहीं इसमें कोई डिफेक्टिव बल्ब तो नहीं आ गया, और उस एग्जामिनेशन की थ्योरी को यहाँ पे आपके टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। सो टेबल समझते हैं कैसे दी गई है। सो सब फर्स्ट कॉलम आपका कह रहा है कि कितने डिफेक्टिव बल्ब्स है और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी, कि कितने टाइम्स वो चीज अपीयर हो रही है। सो अगर हम जीरो डिफेक्टिव बल्ब्स की बात करें तो 400 कार्टन्स, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 400 कार्टन्स ऐसे थे जिसमें एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं निकला। नाउ 180 कार्टन्स ऐसे थे जिसमें 1 डिफेक्टिव बल्ब फाइंड आउट हुए। 48 कार्टन्स ऐसे थे जिसमें 2 डिफेक्टिव बल्ब निकले। 41 कार्टन्स ऐसे थे जिसमें 3 डिफेक्टिव बल्ब्स थे। 18 ऐसे भी कार्टन्स थे जिसमें 4 डिफेक्टिव बल्ब्स निकले। 8 कार्टन्स ऐसे थे जिसमें 5 डिफेक्टिव बल्ब्स निकले, क्योंकि हर कार्टन में 40 बल्ब्स थे, सो 4, 5, 6 कुछ भी निकल सकते हैं। 3 ऐसे कार्टन्स थे जिसमें 6 डिफेक्टिव बल्ब्स निकले, और 2 ऐसे कार्टन्स थे जिसमें ग्रेटर देन 6 डिफेक्टिव बल्ब निकले। ओके, आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गई। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। 1 कार्टन वॉज सिलेक्टेड एंड रैंडम, एक कार्टन को सिलेक्ट किया गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसके पास कोई भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं होना चाहिए। सो आउट ऑफ जीरो डिफेक्टिव बल्ब कितने कार्टन्स में थे, 400, तो 400 में से हम कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। सो फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या हुआ, 400, ठीक है। नाउ आउट ऑफ हाउ मेनी कार्टन्स, सो क्वेश्चन हैज ऑलरेडी गिवन यू 700, और आप एक चीज करना, ये प्लस करके भी देख लेना, आपको यहाँ पे 700 ही मिलेंगे। ओके, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एक्चुअल में क्या है, कार्टन्स है, ठीक। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 400/700। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फाइनल आपको प्रोबेबिलिटी मिली 4/7। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट। डिफेक्टिव बल्ब्स फ्रॉम 2 to 6, ऐसे कितने कार्टन्स थे जिसमें डिफेक्टिव बल्ब्स 2 या 6 के बीच में थे। सो देखिए 2 से 6 के बीच में ऐसे इतने कार्टन्स थे, राइट, यहां से लेकर 6 तक। ओके, सो अब आपको इन कार्टन्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सो 48 में साइड में ऐड कर लेते हैं, 48, 41, 18, 8 एंड 3। ओके, सो इतने कार्टन्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, ये आपका रफ वर्क रहेगा। सो आप इसको ऐड करिए, 8, 3, 24, 24 + 4, 28, 2 कैरी, ठीक है, ये हो जाएगा 10 और 11, मीन्स 118 कार्टन्स में 2 से 6 बल्ब डिफेक्टिव निकले। सो प्रोबेबिलिटी इस पार्ट की क्या हो जाएगी, 118 डिवाइडेड बाई 700। ओके, ना आप देख रहे हो ये इवन है दोनों, सो इट कैन बी डिविजिबल, सो 2 से डिवाइड करते हैं,
सो ये हो जाएगा आपका 59, नीचे आ जाएगा आपका 350. नाउ इज इट डिविजिबल बाय एनी नंबर? नो, इट्स नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर. सो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 59/350. ओके. नाउ लास्ट पार्ट इज डिफेक्टिव बल्ब्स लेस देन 4. 4 से लेस डिफेक्टिव बल्ब कितने कार्टन्स में मिले? सो 4 से लेस यानी कि यहां से लेकर, जस्ट सेकंड, ये 0 से लेकर आपके 4 तक क्या होंगे? 4 से लेस देन होंगे. आपको कितने कार्टन्स ऐड करने पड़ेंगे? यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक कार्टन्स ऐड करने पड़ेंगे. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे देखिए एग्जाम में तो अब आपका एग्जाम हो सकता है सब्जेक्टिव हो, बट प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए हम नहीं कह सकते कैसे होगा, सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है. बट आपको सब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और आपको वहाँ पे प्रॉपर आंसर भी लिखने पड़ेंगे. मैं तो यहाँ पे ओरली आपको बता रही हूँ कि हाँ ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे आंसर आएगा. बट लाइक अगर हमें थर्ड का प्रॉपर सब्जेक्टिव आंसर लिखना है, सो हाउ यू विल राइट डाउन? First of all, you will write down that how many defective bulbs are there. So, defective bulbs, okay, defective bulbs less than 4 are how many? 400 plus 180 plus 48 plus 41 and plus 18. Okay. So यहाँ पे आप सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि कितने डिफेक्टिव बल्ब्स है लेस देन 4. अब आप इस आंसर को कैलकुलेट करिए. लाइक 8 plus 1 9, 9 plus 8 17. You have one carry which is 9, 9 4 13, 13 4 17, 1 18. Okay. And then you have this 5 and 6. So 687 bulbs are there which are, cartons are there which have less than 4 defective bulbs. Now the probability, so you can write down, so the probability of defective bulbs less than 4 is, what is the probability? आपने फेवरेबल निकाल लिया 667, नीचे आपको पता है क्या लिखना है? 700. अब ये किसी से डिविजिबल है? आई डोंट थिंक ये किसी से डिविजिबल है. 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर ले, लेकिन 7 डिवाइड नहीं होता है, सो ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा. तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया. सो अगर एग्जाम सब्जेक्टिव होता है तो आपको इस मैनर में प्रॉपर आंसर लिखने हैं, इस तरीके से नहीं कि बस आप डायरेक्ट आंसर लिख दो. ये तो मैं आपको समझा रही हूँ. ठीक है. सो बुक से अगर आप अरिहंत की बुक रखे हैं अपने सामने, आप देख रहे हैं, तो आप देखिए बुक में हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर सोल्यूशन दिया हुआ है. तो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक से ही आपको ये समझ में आएगा कि हमें कैसे प्रॉपर सोल्यूशन लिखने हैं एग्जाम में. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5. इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस निकालिए. द डिस्टेंस है 40 इंजीनियर्स की फ्रॉम देयर रेसिडेंस, यानी कि जिस प्लेस पे इंजीनियर्स वर्क करने जा रही हैं और उनका जहाँ पे घर है वो कितनी दूरी पे है. इस डिस्टेंस की डेटा को फाइंड आउट किया गया और वो आपकी जो डेटा है वो आपको इस फॉर्म में यहाँ पे गिवन है, यानी कि ये आपकी डेटा है. किलोमीटर, these are all distances in kilometer. The first question is asking you what is the empirical probability that an engineer lives less than 7 kilometer from her place of work. Okay. तो फर्स्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने इंजीनियर्स हैं जो 7 किलोमीटर्स या उससे लेस डिस्टेंसेस पे रहते हैं. सो ऐसे आपको डेटा 7 से लेस देन निकालना, यानी कि यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर डेटा में 7 किलोमीटर से लेस देन वाले डिस्टेंस ढूंढने हैं. सो लेस देन इक्वल टू नहीं ढूंढना है, सिर्फ लेस देन. दैट मीन्स आप 7 इंक्लूड नहीं करेंगे. सो आपको एक मिला 5, ये मिला 3. ठीक है. लेस देन 7, 7 नहीं इंक्लूड करना है. नेक्स्ट रो पे आ जाइए, यहाँ आपको मिला 2. नेक्स्ट रो पे आ जाइए, यहाँ आपको मिला 3, 5 एंड 3. नेक्स्ट रो पे आ जाइए, ये आपको मिला 2, 6 एंड 6. ठीक है. सो इतने आपके लोग हैं. अब इन्हें काउंट कर लेते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर? 9 engineers are there which lives at a distance less than 7 kilometer. So the probability will be 9 favorable outcome upon total. So total में how many engineers are there? 40. So the probability will be 9 upon 40. Okay. सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं. क्या कह रहा है कि मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, यानी कि 7 भी इंक्लूड करना है और 7 से जितने भी ज्यादा किलोमीटर डिस्टेंस की दूरी पे लोग रहते हैं उन सबको इंक्लूड करना है. अब आपने 7 से लेस तो 9 निकाल लिए ना, तो अब आप काउंट क्यों करेंगे? अब आप सिर्फ माइनस कर दीजिए, यानी कि अगर टोटल 40 थे
जिसमें से 9 ऐसे हैं जो 7 से लेस देन के डिस्टेंस पे रहते हैं। तो 7 से ग्रेटर या 7 के डिस्टेंस पे कौन रहता होगा? तो रहते होंगे 31 इंजीनियर्स। ओके, so 31/40 is the probability of this question. नेक्स्ट हम आ जाते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। ठीक है, अब क्या यहाँ पे ऐसी कोई भी डिस्टेंस गिवन है जिसमें बोला गया हो कि हाफ किलोमीटर, 2 से लेस देन तो कोई डिस्टेंस ही अवेलेबल नहीं है। तो हाफ किलोमीटर मीन्स 0.5 किलोमीटर, क्या उसकी कोई डेटा गिवन है? नहीं, मीन्स ये एक प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है इम्पॉसिबल इवेंट की। सो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। ओके, 0 से लेस हो नहीं सकती। सो इस केस में इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई व्हाट? 0। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 6, अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर अ टायर नीडेड टू बी रिप्लेस्ड। ओके, सो एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो किस चीज का रिकॉर्ड बना रही है कि एक टायर रिप्लेस होने से पहले कितनी डिस्टेंस को कवर कर लेता है, और टेबल शो करी जा रही है ऐसे 1000 केसेस की। ठीक है, यानी कि 1000 टायर्स पे सर्वे किया गया और उस पे डिस्टेंसेस को फाइंड आउट किया गया। सो डिस्टेंस अगर लेस देन 4000 है तो ऐसे कितने टायर्स अवेलेबल थे? ऐसे 20 टायर्स थे। 4000 से 9000 कवर करने वाले डिस्टेंस रिप्लेस होने से पहले ऐसे कितने टायर्स थे? 210 टायर्स थे। 9000 से 14000 कवर करने वाले जो डिस्टेंस थी वो कितने टायर्स ने की रिप्लेस होने से पहले? 325 ने की। ओके, एंड सिमिलरली 14000 से ज्यादा चलने वाले कितने टायर्स थे रिप्लेस होने से पहले? 445 थे। ओके, ये आपकी डेटा हो गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आप एक टायर खरीदते हो ऐसे किसी कंपनी से, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज कवर्ड 4000 किलोमीटर? आपको उसे रिप्लेस कराना पड़ जाएगा और उसने 4000 डिस्टेंस भी कवर नहीं की होगी। सो ऐसा आपके देखें तो 4000 किलोमीटर लेस देन वाले कितने टायर्स अवेलेबल हैं? ऐसे 20 ही टायर्स हैं जो रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी 4000 किलोमीटर कवर करने से पहले। तो आपको आपका फेवरेबल आउटकम मिल गया क्या? 20। और कितने में मिला? सो कितने टायर्स पे हम रिसर्च कर रहे थे? हम ऐसे 1000 टायर्स पे रिसर्च कर रहे थे, राइट? तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं? डिवाइड। सो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा? 1/50। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे कितने टायर, ऐसा हम कौन सी कंपनी से टायर खरीदे जिसमें जो 9000 किलोमीटर से ज्यादा कवर कर ले और उसके बाद उसको रिप्लेस कराने की जरूरत पड़े? सो 9000 से ज्यादा का मतलब आपको इधर मूव करना पड़ेगा, फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा। सो ऐसे कितने टायर्स हैं? सो ऐसे टायर्स के लिए आपको 325 और 445 को क्या करना पड़ेगा? ऐड। नाउ अगेन, प्रॉपर आंसर लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? टायर्स। ओके, टायर्स विच आर कवरिंग डिस्टेंस मोर देन 9000 किलोमीटर आर 325 प्लस 445। एक स्टेटमेंट आप लिखेंगे, इसके बाद आपका एक आंसर आएगा जिसको क्या ऐड करके क्या आंसर आएगा? ऐड कर लीजिए 0, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7। दैट मीन्स 770 टायर्स आएंगे। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज टायर्स आर, क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 770 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, सो ये डिवाइड कर लेंगे हम, आपको क्या आंसर मिला? आपको मिला 77/100 इज द प्रोबेबिलिटी। करेक्ट? इस तरीके से आपको प्रॉपरली लिखना है। इट्स वेरी इजी, 9th स्टैंडर्ड में है, आप अपनी लैंग्वेज में बना के बहुत आसानी से लिख सकते हैं। लास्ट पार्ट देखते हैं। इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 टू 14000 किलोमीटर। ऐसी कौन सी कंपनी से मैं टायर खरीदूं कि वो रिप्लेस कराने की जरूरत तब पड़े जब उसने 4000 से लेकर 14000 तक का किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया हो। यानी कि डेटा के हिसाब से हमें यहाँ से यहाँ तक का टायर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। मींस 210 को ऐड करना पड़ेगा किसमें? 325 में। आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा 545। So it's very easy to calculate। 545 फेवरेबल आउटकम है, टोटल टायर्स हैं 1000, 5 से डिविजिबल है, डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने पे आपका आंसर आएगा 109/200। Now it can be divided any further? No, it cannot be divided. So 109/200 is the final probability. Okay, next question पे चलते हैं। 7th,
If the difference between the probability of success and failure of an event is 5/19, find the probability of success and failure of the event. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जीतने की probability of success और failure की probability का difference ये आ रहा है, तो बताइए सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है क्या. ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से, और इसको आप बहुत अच्छे से समझिए भी. किसी भी इवेंट के फेलियर की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकाल सकते हैं? उस प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस करके. किस प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को. ठीक है, क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, अभी समझा रही हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकालना है तो आप 1 से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस माइनस कर दीजिए, और व्हाट यू कैन डू इज, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालना चाहते हैं तो 1 से माइनस कर दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ाई थी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती. ठीक है, अब इसे समझना बहुत आसान है. आपने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर रखे हैं अपने लोअर ग्रेड्स में, लाइक 7th 8th में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ रखा है, और वहां पे हमने ये देखा कि कभी भी वर्क क्या होता है, अगर हम पूरा काम कर लेते हैं तो हम उसे कैसे किस यूनिट में लेते हैं? हम उसे 1 में लेते हैं, कि अगर हमने पूरा काम कर लिया देन दैट इज 1. अगर हमने उसका कुछ पार्ट किया, लाइक हमने 1/3 किया, सो हम उसे क्या कहेंगे? 1/3 पार्ट ऑफ 1 वर्क इज डन. दैट इज व्हाई वी टेक इट एज 1/3. सिमिलरली यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट का यूज करना है कि अगर प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम उसे 1 से होने वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे. वही चीज है कि अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है तो 1 से माइनस करके आप हारने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, और अगर हारने की पता है तो 1 से माइनस करके जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो. ओके, सो अब यहाँ पे आप आ जाइए. क्या करेंगे? आपको पता है कि डिफरेंस आपको पहले से दिया है. लाइक हम क्या कर ले? सबसे पहले लेट कर ले. लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, और यू कैन से सक्सेस, इज what is x. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और सक्सेस इज x. तो आपके लूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगी? 1 माइनस x हो जाएगी. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर का जो डिफरेंस है, यानी कि PS माइनस PF का जो डिफरेंस है, वो आपका है 5/19. सो आपको क्या करना है? जो आपने लेट किया उस वैल्यू को रखना है और सॉल्व करना है. सो s के लिए आपने x माना है, ठीक है, माइनस फेलियर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/19. राइट, इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे. ये आपका ओपन होगा ब्रैकेट, x माइनस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/19. राइट, इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे. सो आपको मिला 2x इज इक्वल टू 5/19 प्लस 1. ठीक है, एलसीएम ले लीजिए. आपको क्या मिल जाएगा? 19 में 5 ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स 24/19. और यहाँ से x की वैल्यू आपको मिली 24/19, और ये आपका डिविजिबल में आ गया 2, दैट मीन्स ये डिवाइड कर देगा 12 आ जाएगा. सो फाइनल आपको x क्या मिल गया? 12/19. और आप चेक भी करिए कि 12/19 इज लेस देन 1. ओके, सो हमने सही आंसर निकाला है, बट हमने ये x माना था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकालने के लिए आपको 1 से माइनस करना पड़ेगा 12/19 को, और ये आपका आएगा 7/19. सो ये दोनों आपके फाइनल आंसर है, सक्सेस और फेलियर के. ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है. इस तरीके के और भी केसेस बन सकते हैं, और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें कैसे होने ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है या कितनी रेंज है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल शी प्लेस. ठीक है, एक क्रिकेट मैच में एक बैट्सवुमन है, वो 30 बॉल्स प्ले करती है, जिसमें से 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 उसने हिट किया बाउंड्री को. ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. अभी मैंने आपको बताया कि अगर 6 टाइम्स उसने बाउंड्री हिट करी है, ये प्रोबेबिलिटी है. ठीक, अब ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, उसने 6 टाइम्स आपको दिया है. प्रोबेबिलिटी आपको क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी. तो फर्स्ट आप निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ बॉल ऑन बाउंड्री. ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल बाउंड्री को हिट कर रही है?
तो 6 टाइम्स हिट कर रही है, कितने से? 30। सो प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई 1/5। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री कैसे निकाल लेंगे? बहुत इजी, 1 से माइनस करके। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग एट बाउंड्री, ठीक है, कैसे आ जाएगी? 1 से माइनस करके आ जाएगी 1/1 माइनस 5 एंड ये आ जाएगी आपकी 4/5। ठीक है, अब यही प्रॉपर तरीका है, कुछ एक्स्ट्रा आपको एग्जाम में भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप इतना एग्जाम में लिख के आओगे तो इस क्वेश्चन के आपको फुल मार्क्स मिलने हैं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम 9th क्वेश्चन पे। सो द डिस्टेंसेस इन किलोमीटर ऑफ 40 स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर रेजिडेंसेस टू द स्कूल। अब इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने अभी ऑलरेडी किया है जिसमें हमने इंजीनियर्स के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है, 40 बच्चे हैं, कि उनका घर स्कूल से कितनी दूर है, ये आपको डेटा गिवन है। ठीक है, इतने इतने किलोमीटर्स दूर है इतने 40 बच्चों का। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट किया जाए। रैंडमली का मतलब होता है ऐसे ही, हमने कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं बताई, बस आप किसी भी एक को उठा लो। लिव्स एट अ डिस्टेंस एट मोस्ट 15 किलोमीटर फ्रॉम देयर स्कूल। ठीक है, 15 किलोमीटर से लेस देन के डिस्टेंस, बिकॉज क्वेश्चन ने कहा एट मोस्ट। अब एट मोस्ट का मतलब होता है 15, ठीक है, और लेस देन 15। अभी मैं आपको एट मोस्ट एटलीस्ट समझा चुकी हूँ। ओके, सो ऐसे कितने बच्चे हैं जो 15 किलोमीटर या उससे कम की दूरी पे रहते हैं? तो अब आप सबसे पहले डेटा में उन बच्चों को सर्किल करिए, उन डिस्टेंसेस को सर्किल करिए। सो 4 इंक्लूड होगा आपका, 7 इंक्लूड होगा, 13 इंक्लूड होगा, 3 इंक्लूड होगा, 10 इंक्लूड होगा, 9 इंक्लूड होगा, 14 होगा, 10, 12, 7, 2, 20 नहीं होगा, 13, 8, 9। ओके, नेक्स्ट रो में आ जाए 15 होगा, बिकॉज 15 लेना है। 3 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 10, 5, 15, 15, 11, 11, 15, 7, 16 नहीं होगा, 15। देन नेक्स्ट आ जाए 7, 12 और ये आपका 6, 2, 3, 2। ओके, सो इतने बच्चे हैं जो 15 और 15 से लेस रहते हैं। नाउ काउंट दीज, बहुत ध्यान से काउंट करिएगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत होगा। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. So 33 students are there. Probability हो जाएगी 33 upon what? 40. ओके, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ऐसे कितने बच्चों की प्रोबेबिलिटी निकालिए उन बच्चों की, उसमें से एक बच्चा हम सेलेक्ट करेंगे और वो कहाँ पे रहता हो, लिव्स विद इन 1 किलोमीटर फ्रॉम देयर स्कूल, 1 किलोमीटर के अंदर की ही दूरी पे उसका घर हो। ऐसा यहाँ पे क्या कोई भी डेटा अवेलेबल है? नहीं। मिनिमम आपकी 2 अवेलेबल है कि मिनिमम जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है वो 2 किलोमीटर की दूरी पे रहता है स्कूल से। ठीक, बट ऐसा 1 किलोमीटर की कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो ये एक ऐसे इवेंट के बारे में पूछा जा रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ओके, चलिए एक काम करते हैं, एक बार हम आपके आंसर्स को बुक में भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत देर से खुद से ही बताए जा रही हूँ, जरूरी नहीं है, हो सकता है मुझसे भी मिस्टेक हो जाए। सो आपकी बुक में फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन नंबर है। Okay. So this is question number 17 in your book. Let's see the answer of 17 question. Subjective and 17. Okay, so the first answer is 33/40 and the second answer is 0. ठीक है, सो हमें एक चीज सीखने को मिली क्या, कि अगर ऐसे कोई इवेंट की पॉसिबिलिटी हमसे पूछी जाती है, पॉसिबिलिटी मींस प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस इवेंट की जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। लाइक अगर सपोज मैं आपसे कह दूं कि ऐसा कोई डे बताइए, ऐसे कोई डे की प्रोबेबिलिटी निकालिए जिस दिन आपका सन राइज ना करता हो। ठीक है, सो ऐसा कोई डे तो होता नहीं है, सो हम क्या कहेंगे, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, सो द प्रोबेबिलिटी इज 0। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो नेक्स्ट है आपकी एक एक्टिविटी, नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गोइंग पास्ट ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट। कुछ बच्चों को एक्टिविटी दी गई कि अपने स्कूल गेट के सामने खड़े होके आप एक डेटा बनाओ जिसमें कितने 2 व्हीलर्स पास हुए, कितने 3 व्हीलर्स पास हुए और कितने 4 व्हीलर्स पास हुए एक गिवन टाइम इंटरवल में। ठीक है, उसके बाद उस डेटा को बच्चों ने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। ठीक, कि एक गिवन टाइम इंटरवल लिया, सपोज 1 आवर लिया, 2 आवर लिया,
उसमें से टू व्हीलर में कितने टू व्हीलर पास हुए गेट के सामने से 550, कितने थ्री व्हीलर्स पास हुए 250 और कितने फोर व्हीलर्स पास हुए 80। तो अगर हम चेक करने, अगर हम ये जानना चाहें कि टोटल कितने व्हीकल्स पास हुए 2 3 4 जितने भी, तो आप क्या कर लो, उन्हें ऐड कर लो। तो ऐड कर लोगे तो आपका ये 0, ये 5 5 10 18 और ये हो गया आपका 8, यानी कि टोटल 880 व्हीकल्स पास हो रहे हैं, राइट। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए एनी वन व्हीकल आउट ऑफ द टोटल व्हीकल्स यू हैव ऑब्जर्व्ड इज अ टू व्हीलर, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है टू व्हीलर की जो गेट के सामने से पास हुई हो, ठीक है, आउट ऑफ द टोटल व्हीकल्स विच आर पासिंग इन फ्रंट ऑफ दैट गेट। नाउ टू व्हीलर्स कितने पास हुए 550। सो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत इजीली मिल गया कि 550 में से हम कोई भी एक टू व्हीलर को ले लेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी किससे निकालेंगे, सो 550 अपॉन टोटल विच मीन्स 880। ठीक है, अब इसको फाइनल आप डिवाइड कर लो, सो 11 से डिविजिबल है, तो आपका आंसर आ गया 5/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी टू व्हीलर व्हीकल in front that is passing from all total vehicles in front of the gate. Okay, so it was a very easy question. You just have to need to understand the language. आपको स्टेटमेंट समझना था, लैंग्वेज समझना था और अपना आंसर लिखना था। ओके, let's move forward. Next we have topic which is questions based on probability and long answer question. Especially long answer questions हम देखेंगे या probability पे long answer questions कैसे पूछे जा सकते हैं। So for your first question, I mean long में ये first है but overall ये आपका question number 11 है। A die is thrown 250 times and the outcomes are noted as given below. Okay, एक die को dice, I think ये die नहीं होना चाहिए, dice होना चाहिए, right? या करेक्ट कर ले इसे। डाइस को 250 टाइम्स थ्रो किया जा रहा है और उसकी आउटकम्स को नोट कर रहे हैं। लाइक अगर हमने 250 टाइम्स थ्रो किया तो उसमें से 1 कितने डाइस पे आया, 65 डाइस पे आया, ठीक। 2 कितने डाइस पे आया, 40 डाइस पे आया। 3 कितने डाइस पे आया, 42 डाइस पे आया। 4 25, 5 33 एंड 6 45। ओके, अब 6 से ज्यादा नंबर्स तो आ ही नहीं सकते क्योंकि डाइस में 6 ही नंबर होते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है इफ डाई इज थ्रोन एट रैंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। ओके, सो आपको इसमें हर पार्ट के अलग अलग आंसर्स फाइंड आउट करने। लाइक सपोज हम फर्स्ट पार्ट का फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो 1 कितने डाइस पे आया, 65, और कितने डाइस हमने टोटल फेंकने हैं, टोटल हम 250 टाइम्स डाइस को फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है निकालना, क्या हो जाएगी, 65 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 250। ओके, अब ये आपका क्या है, ये आपका एक सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन नहीं है, सो आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। लाइक आप 55 से डिवाइड कर दें तो ये आपको मिलेगा 13 अपॉन 50। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक। सिमिलरली आप 2 के लिए निकाल सकते हो, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 40 अपॉन 250, ठीक है। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 4/25। 3 के लिए निकाल सकते हैं क्या, 42 अपॉन हाउ मच, 250। इसके लिए भी फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा, डिविजिबल है, सो 21 अपॉन ये हो जाएगा 125। ओके, अब ये 4 और 5 और ये 6 सेम मैनर में आप निकाल सकते हो और इससे मैं दे रही हूँ आपको होमवर्क। आप अभी वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करिए और अपनी बुक से चेक करिए कि आपने सही प्रोबेबिलिटी निकाली है या नहीं, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी। अब ये लॉन्ग में इसलिए इंक्लूड किया गया है तो बहुत इजी, बस इसलिए इंक्लूड किया गया क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपसे 6 प्रोबेबिलिटी पूछ रही है, तो बन गया ये एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ओके, so next question 12, two dices are thrown simultaneously 500 times. So इस क्वेश्चन में दो डाइस को 500 टाइम्स साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ थ्रो किया जा रहा है और उनके सम, जो दोनों डाइस पे नंबर्स आ रहे हैं उनके सम को रिकॉर्ड किया जा रहा है और उसको इस टेबल के फॉर्मेट में दिया है। लाइक अगर दोनों डाइस पे मिला के 2 सम आ रहा है यानी कि दोनों पे 1 ही 1 आ रहा होगा तभी 2 हो सकता है। तो ऐसा कितनी बार हुआ 500 में, ऐसा 14 टाइम्स हुआ। ओके, इसी तरीके से सारे सम की डेटा आपको नीचे गिवन है। अब क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 3। फर्स्ट पार्ट के लिए आपको बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है
कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी आए यानी कि जो सम आए वो क्या आए, 3 आए, ठीक है। सो 3 आने के लिए कितने टाइम्स आया 3? 3 आपका आया 30 टाइम्स, ठीक। और आउट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स हमने ये निकाला है डेटा, 500। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई यहाँ पे स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी हो गई 3/50। ओके, सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। कह रहा है मोर देन 10, 10 से ज्यादा बार सम कहाँ तक आया, कब आया। सो कितने टाइम्स, सो 10 आपका 46 टाइम, लेकिन हमें 10 से ज्यादा बोल रहा है, तो 10 से ज्यादा क्या हो सकते हैं सम, 11 और 12 हो सकते हैं। यानी कि कितने टाइम्स ऐसा आया, एक बार 28 टाइम्स 11 आया, 15 टाइम्स 12 आया। सो ऑल टोटल ये क्या हो गया, ये 43 हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 10, ठीक है, कितना हो जाएगा 43/500। अब इसमें कुछ डिवाइड नहीं हो सकता, तो यही आपका फाइनल आंसर है। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 हो या 5 से लेस देन हो। अब 5 कितनी बार आ रहा है और लेस देन कितनी बार आ रहा है, ये देखिए 5 यहाँ तक आ रहा है और ये सब उसके लेस देन ही होंगे ना। सम 5 से छोटा सम क्या होगा, 4, 3, 2 यही सब होंगे। तो आपको इसके लिए कितने टाइम्स आ रहा है ऐसा, इसके लिए इन सारे नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 2 7 4 11, ओके, 1 कैरी, 3 2 5 4 9 4 9 5 14, ठीक है, 141। सो प्रोबेबिलिटी क्या था कि लेस देन इक्वल टू 5। सो ऐसा कितनी बार हुआ, ऐसा 141 टाइम्स हुआ आउट ऑफ 500। सो दिस इज द फाइनल आंसर। लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है बिटवीन 8 to 12 सम आ रहा हो, बिटवीन 8 to 12, यानी कि ना ही हम 8 लेंगे ना ही हम 12 लेंगे, हम क्या लेंगे, सिर्फ 9 10 और 11 लेंगे। ओके, सो इसके लिए आपको इन तीनों को ऐड करना होगा। सो 6 8 14, 14 3 17, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 5 10 to 12। ओके, सो बिटवीन 8 to 12, 8 to 12 की प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाली, 127 टाइम्स ऐसा आया और कितने टाइम्स में, 500 में, ठीक है। सॉल्व नहीं किया जा सकता फर्दर, तो ये आपके फाइनल प्रोबेबिलिटी है। अब इस आंसर को जरूर चेक कर लीजिए, बिकॉज हो सकता है मैं भी गलत कर दूं, बिटवीन है बट होगा सही। ओके, सो बुक में अगर मैं आपकी चेक करूं, सो ये क्वेश्चन नंबर है, okay, so this is question number 20 in long answer part. So let's check what is the answer of 20 here. Okay, so this is 127/500, यानी कि मैंने सही किया हुआ है। जब भी बिटवीन और 8 और 12 की बात, बिटवीन की बात करेगा तो उन दोनों ही नंबर्स को इंक्लूड नहीं करना है, उनके बीच के ही नंबर्स को हमें include करना है। So next question is students, over the past 200 working days, the number of defective parts produced by a machine is given in the following table. Okay, यानी कि पास्ट 200 वर्किंग डेज के एक रिकॉर्ड बनाया गया, जिसमें मशीन के कौन कौन से पार्ट्स डिफेक्टिव हैं इसकी एक डेटा बनाई गई। तो ये आपके डेटा है, यानी कि 50 डेज के अंदर 0 पार्ट्स डिफेक्टिव निकले। 32 डेज ऐसे थे जिसमें से 1 पार्ट डिफेक्टिव निकला मशीन का। 22 डेज 2 पार्ट्स डिफेक्टिव निकले। अब आप अगर ये टोटल डेज करोगे तो ये आपके पूरे 200 डेज की डेटा है। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट टुमारोज आउटपुट विल हैव नो डिफेक्टिव पार्ट, ठीक है। तो अब ऐसे कितने डेज थे जिसमें कोई भी डिफेक्टिव पार्ट नहीं निकला, तो ऐसे 50 डेज थे, ठीक है। एंड आउट ऑफ हाउ मेनी, आउट ऑफ 200, सो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4, राइट। सो 1/4 प्रोबेबिलिटी हो गई कि जिसमें कोई भी डिफेक्टिव पार्ट नहीं निकलेगा और उसके नेक्स्ट डे का जो आउटपुट है, उस मतलब डिफेक्टिव पार्ट जो नेक्स्ट डे के आउटपुट के लिए पूछा जा रहा है कि ऐसा जो नेक्स्ट डे हम आउटपुट निकालेंगे उसमें कोई भी डिफेक्टिव पार्ट मशीन का नहीं निकले, तो वो तो तभी नहीं निकलेगा ना जब आपका कोई डिफेक्टिव पार्ट्स उससे पहले वाले दिन रहा ही ना हो, तो ही नेक्स्ट डे भी नहीं निकलेगा, ठीक है। सो 50/200 इज द प्रोबेबिलिटी, फाइनली 1/4। सेकेंड आपका करते हैं एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव पार्ट, एक डिफेक्टिव पार्ट हो या एक से ज्यादा डिफेक्टिव पार्ट हो। अब अगर एटलीस्ट लग गया तो एक से ज्यादा में आपके 13 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 1 वाला तो है ही है, ठीक। यानी कि इसको निकालने के लिए आपको जो बिना डिफेक्टिव पार्ट वाला पोर्शन है, डेज है, वो माइनस करना होगा टोटल से। तो अगर टोटल आपके पास 200 डेज हैं, ठीक है, तो ऐसे कितने डेज होंगे जिसमें 1 या 1 से ज्यादा पार्ट डिफेक्टिव होगा, उसको निकालने के लिए आप बिना डिफेक्टिव पार्ट वाले डेज को माइनस कर दें।
तो ये हो जाएगा आपका 150, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की हो जाएगी 150 अपॉन 200, ठीक है। इसको फाइंड आउट कर लें, ये आपका आएगा 3/4। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, नॉट मोर देन 5 डिफेक्टिव पार्ट्स। ऐसे कितने डेज होंगे जिसमें मशीन के मोर देन 5 डिफेक्टिव पार्ट्स नहीं निकले होंगे। सो मोर देन 5 नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या होगा, 4 से लेस देन वाले होंगे, राइट। तो 4 से लेस देन वाले डेज ऐसे कितने हैं, ये आपको काउंट करके ऐड करना पड़ेगा। काउंट कर लीजिए, ये हो जाएगा 8 to 10 और 10 and 4 14, 1 कैरी 6 3 9 to 11 and 2 13, यानी कि 134 डेज ऐसे थे। तो इस प्रोबेबिलिटी की इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 134 अपॉन 200। इसे डिवाइड कर लें, ये हो जाएगा 67 अपॉन 100, ओके। 67 अपॉन 100 प्रोबेबिलिटी हो गई। लास्ट पार्ट देखें, मोर देन 13 डिफेक्टिव पार्ट्स, ऐसे कितना था। सो मोर देन 13 डिफेक्टिव पार्ट्स है ही नहीं, ठीक है। तो ये कैसा इवेंट हुआ, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, ओके, दिस इज 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन अ मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो, ठीक है। यूनिट टेस्ट हुए मंथली, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, और उनके परसेंटेज मार्क्स आपको गिवन है, किसी एक बच्चे के गिवन है। क्या प्रोबेबिलिटी है दैट अ स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स, ओके। अब ये सारे आपके परसेंटेज में गिवन है, तो यहाँ हमें कुछ अलग से फाइंड आउट नहीं करना है। दीज ऑल आर इन परसेंट, 70%, 72%, 65%, 68%, 85%, ओके। तो मोर देन 70% मार्क्स कितने हो गए, देखिए मोर देन 70% मार्क्स आपके ये सेकेंड यूनिट टेस्ट में मिले, ठीक है, और आपके ये फिफ्थ यूनिट टेस्ट में मिले। तो कितने टेस्ट हुए, 2 टेस्ट हुए। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2, और टोटल टेस्ट कितने हुए, 5। सो 2/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। नेक्स्ट आपसे पूछा मोर देन 90% मार्क्स, तो क्या किसी भी टेस्ट में उसको मोर देन 90% मार्क्स मिले, नहीं। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 15। A survey of 200 people was conducted about their preference of visiting various pavilion during trade fair, okay. पवेलियन, गुड लिविंग, दिल्ली पवेलियन, टॉय पवेलियन एंड डिफेंस पवेलियन, और उसमें कितने कितने लोग जा रहे हैं इसकी डेटा गिवन है। ऑल टोटल ये कितने पीपल्स हैं, ये टोटल 200 पीपल्स हैं, ओके। क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन विजिटेड बोथ गुड लिविंग एंड दिल्ली पवेलियन, ठीक है। सो गुड लिविंग के लिए कितना था 90, और दिल्ली पवेलियन के लिए कितना था 45। सो ये ऑल टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 140, ठीक है। अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपको पता है क्या करना होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। सो 140 अपॉन 200, यहाँ से आपको आंसर क्या मिला, 7/10 प्रोबेबिलिटी, ठीक। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए, ओनली द डिफेंस। तो डिफेंस कितने हैं, 20 गए थे लोग। सो कितने में, 20 अपॉन 200, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 1/10, ठीक है। ओनली द टॉय पवेलियन कितने लोग गए, 40। सो 40 अपॉन 200, सो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 1/5। नेक्स्ट आपका है बोथ टॉय पवेलियन एंड डिफेंस पवेलियन। तो टॉय एंड डिफेंस को मिला के कितने हो जाएंगे, 40, सॉरी नॉट 45, इट्स 40, राइट। सो ये हो जाएगा 40 प्लस 20, दैट मीन्स 60। सो 60 आपका फेवरेबल है, आउट ऑफ हाउ मेनी, 200। सो 3/10 इज द प्रोबेबिलिटी, ओके। सी हाउ इजी इट इज। आई थिंक मैथ्स में प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा चैप्टर आपके इस 9th ग्रेड के लिए प्रोबेबिलिटी एक्चुअली इज नॉट ईजी। आप जब हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। बट 9th और 10th के 2 ग्रेड्स ऐसे हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं करना होता है, बस सीधा सीधा डेटा देखा और आंसर निकाला। नेक्स्ट है आपका 16 क्वेश्चन, गिवन बिलो इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ डेली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स, ठीक है। यानी कि कितना उनको मिलता है रुपए डेली, 30 वर्कर्स की एक टेबल बनाई गई। तो ऐसे 3 वर्कर्स हैं जिनको 110 से 130 रुपए के बीच में मिलता है। इस तरीके से आपकी ये पूरी टेबल कंटिन्यू है, ठीक है। एक वर्कर को रैंडमली सेलेक्ट किया गया और उसके बाद पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी निकालिए उसकी तनख्वाह की, उसकी वेज की, अगर वो 150 से लेस देन है। सो 150 से लेस देन कौन होगा, 150 से लेस देन 150 से 130 वाले भी हैं, 110 से 130 वाले भी हैं, यानी कि ये दोनों हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, ऐड। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 7 अपॉन कितने वर्कर्स, 30।
So 7/30 is the probability. Okay. At least 210. अब at least आ गया ना, इसका मतलब 210 भी इंक्लूड करना है और 210 से ज्यादा भी इंक्लूड करना है. So 210 से 230 वाले कितने लोग हो गए, यानी कि आपको ये दोनों को इंक्लूड करना है. ओके. So ये हो जाएगा आपका 7. 4 plus 3, again you have the probability 7/30. नेक्स्ट, मोर देन और इक्वल टू 150 बट लेस देन 210. ठीक है, कह रहा है 150 के बराबर या उससे ज्यादा, कहने का मतलब एटलीस्ट 150 एंड 210 से लेस देन. ठीक है, सो ऐसा क्या हो जाएगा, ये 150 और 210 से लेस देन, यानी कि ये तीनों कॉलम ऐड करिए. 5 + 6 + 5 कितना हो गया, 16. तो आंसर विल बी 16/30. सिंप्लीफाई हो सकता है, सो ये हो जाएगा आपका 8/15 प्रोबेबिलिटी. ठीक है, लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं. 190 से 250 पाने वालों की प्रोबेबिलिटी निकालिए. सो 190 से 250, यानी कि चेंज कर लेते हैं कलर पेन का. 190 से 250 आपके ये तीनों कॉलम. 7 + 5 कितना हो गया, 12/30. डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा 2/5. ओके, अब एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं बुक से. ठीक है, और ये भी बता दूं कि आपकी बुक में ये कौन सा क्वेश्चन है. सो बुक में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन है आपका 24. इसका आंसर चेक करते हैं. सो फर्स्ट आंसर इज 7/30, सेकेंड इज 7/30, थर्ड इज 8/15 एंड द लास्ट इज 2/5. ठीक है, सो हम लोगों ने करेक्ट सॉल्व किया है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. 2 coins are tossed simultaneously 300 times and it is found that 2 heads appeared 135 times. ठीक है, क्या क्या फाउंड आउट किया हमने, कि दोनों कॉइन्स पे हेड कितनी बार आए, 135 टाइम्स आए. ठीक है, वन हेड अपीयर्ड 111 टाइम्स. अब एक बात बताइए, दो कॉइन्स टॉस किए जा रहे हैं और अगर एक ही पे हेड आ रहा है तो दूसरे वाले पे क्या आएगा, टेल आएगा. इट्स वेरी ऑब्वियस. ऐसा कितनी बार हुआ, 111 टाइम्स. नो हेड अपीयर, कोई भी हेड नहीं आ रहा है तो क्या आएगा, खाली टेल ही तो आएगा ना. ऐसा कितनी बार हो रहा है, 54 टाइम्स हो रहा है. ठीक है, और ये ऑल टोटल मिला के कितने टाइम्स हमने कॉइन टॉस किया था, 300 टाइम्स किया था. ठीक, से एक टेबल बना ली हमने. दो कॉइन्स को टॉस करने के लिए रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है. क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस पर दो हेड्स मिले. दो हेड्स के लिए आपने पहले से बना रखा है क्या, 135. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 135/300. 5 से डिविजिबल है, डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा 27/60. फिर से डिविजिबल है ना 3 से, डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा 9/20. 9/20 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वन हेड की प्रोबेबिलिटी. सो वन हेड 111 टाइम्स आया. ठीक है, सो ये हो जाएगा 111/300. कुछ भी डिविजिबल नहीं है, सो यही फाइनल आंसर है. लास्ट आपका है कि जीरो हेड, तो इसका मतलब टेल की बात हो रही है. सो ऐसा 54 बाई हुआ टाइम्स हुआ, तो 54/300. ओके, ये डिविजिबल है. इससे 6 से इसको डिवाइड करिए, सो ये हो जाएगा 9/50. ठीक है, सो 9/50 इज द प्रोबेबिलिटी. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. 1500 families with 2 children each were selected randomly and the following data were recorded. 1500 families जिनके दो बच्चे हैं, उन families की डेटा को रिकॉर्ड किया गया. क्या रिकॉर्ड किया गया उन families में, ऐसी 475 families है जिनके घर में वो दोनों बच्चे लड़कियां हैं. ऐसी 814 families है जिनके घर में एक लड़कियां हैं, यानी कि दूसरा बच्चा लड़का होगा. और ऐसी 211 families है जिनके घर में एक भी लड़का नहीं है, यानी कि दोनों ही बच्चे क्या होंगे, लड़के होंगे. अब इस डेटा पे बेस्ड आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ऐसी कौन सी फैमिली को चूज करें, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें दोनों ही लड़कियां हों. तो 475 फैमिलीज ऐसी हैं. सो फर्स्ट वाले के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 475/1500. 5 से डिविजिबल है, डिवाइड करिए. 5 9 45, 5 5 25, नीचे आया 300. अगेन डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 19 और नीचे आया 60. तो दिस इज द फाइनल आंसर. सेकेंड पार्ट कर लेते हैं वन गर्ल की प्रोबेबिलिटी. वन गर्ल की क्या है, 814 फेवरेबल आउट ऑफ हाउ मेनी, 1500. डिविजिबल है ऑब्वियसली. 3 से डिवाइड करिए, 3 से डिविजिबल है. तो ये चेक कर लेते हैं. 9 + 4 13, नहीं 3 की टेबल में नहीं आएगा. इसको 2 से डिवाइड करिए. सो 407/750. इज इट डिविजिबल बाय एनी नंबर? नो. 7 नो.
So this is the final answer. Okay. थर्ड आपका चेक कर लेते हैं। कोई भी लड़की ना हो, ऐसी 211 फैमिलीज थी, सो 211 बाई 1500 ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1 और नॉट। आपको ये भी चेक करना है कि ये जो तीनों प्रोबेबिलिटी आपने निकाली, क्या इनका एडिशन 1 आ रहा है कि नहीं, यानी कि ऐड करने पे ये 1 आ रहा है कि नहीं। सो आप इसे चेक कर लें। ठीक है, कहाँ पे चेक कर रहे हैं, इधर चेक कर लेते हैं हम। पहली प्रोबेबिलिटी आई 475 बाई 1500, दूसरी आई 814 बाई 1500, लास्ट आई 211 बाई 1500। डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर देंगे। ठीक है, और न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे। सो 5 + 4 9, 9 + 1 10, 1 कैरी, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, अगेन 1 कैरी, 5 + 8 13, 13 + 2 15। सो यस, द आंसर इज राइट। सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करने पे आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, सो ये आपके थे स्टूडेंट्स 18 क्वेश्चंस। ओके, और जहां तक हम लोगों ने देखा, क्वेश्चन के बस क्वेश्चन का स्टेटमेंट अलग है, बाकी सब कुछ आपको वही करना था। हर क्वेश्चन में हम लोगों ने वही सेम चीज रिपीट करी है। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है समझने में भी और करने में भी। सो अगर इस पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, इसे मत छोड़िएगा, बिकॉज ये आपका बहुत ही टाइम सेविंग क्वेश्चन होगा। मतलब आपको इस पर ज़्यादा टाइम भी देना नहीं पड़ेगा और आपके मार्क्स भी फुल मिलेंगे, और ज़्यादा स्टेटमेंट्स राइटिंग का भी काम नहीं है इसमें। ओके, सो प्रोबेबिलिटी चैप्टर के हर क्वेश्चन को, लाइक अगर आपने बुक परचेज करी है तो मैंने तो 18 ही लिए हैं, है ना, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट्स नॉट नेसेसरी ऑल्सो कि मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे खुद ही समझा दूँ। अगर आपने इस 18 क्वेश्चन को पढ़ के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है, तो बचे हुए क्वेश्चन आपको खुद लगाने चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि आपको कितना अच्छा समझ में आया है, या आपको कहाँ पे क्या चीज़ों में डिफिकल्टी हो रही है। विदाउट प्रैक्टिस या विदाउट डूइंग इट बाय योरसेल्फ, यू विल नॉट बी एबल टू जज योरसेल्फ। ओके, आपको नहीं समझ में आएगा कि आप कहाँ गलत कर रहे हो। ठीक, देखने से तो सब कुछ लगता है बहुत आसान है, हो जाएगा, बट एक बार ट्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसी क्वेश्चंस को, बचे हुए क्वेश्चंस को अपनी बुक के, अरिहंत की बुक से प्रैक्टिस करिए। अगर कोई इशू है, कोई डाउट है, तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और इसके बाद विल सी कि हाँ, वैसे तो ये आपका लास्ट चैप्टर था, बट विल सी बेस्ड ऑन योर कमेंट्स कि अगर आपको किसी चीज़ में डाउट होगा तो विल सी फर्दर कि हमें आगे रिविजन क्या बनाना है, रिविजन की सीरीज को कंटिन्यू करना है। इट विल डिपेंड अपॉन यू एंड योर कमेंट्स ओनली। ओके, सो टिल देन प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग, अपने सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लीजिए, फिर से एक बार सारी वीडियोस को चेक करिए, फिर से एक बार सारी वीडियोस को वॉच आउट करिए और रिवाइज करिए। अपने टर्म 2 के लिए अच्छी प्रिपरेशन करिए। यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम लेफ्ट। आपका आज ये 6 के 6 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, तो आपके पास बहुत टाइम है, लगभग 1 महीना है आपके पास आपके एग्जाम से पहले, इसमें आप रिवाइज कर सकते हो और फुल मार्क्स ला सकते हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।